तो लीजिए सुनिए गुरुदयाल सिंह जी की कहानी पराया घर। जो जवान बेटा बेटी खाने पहनने से तरसता हुआ मर जाए, उसका ध्यान पीछे छोड़े हुए घर में ही अटका रहता है बहुरानी। नंदी बुढ़िया ने खचड़ापन भरी आंखों से सावित्री की ओर देखा और अपनी वाक चातुरी का प्रभाव होते देखकर उसकी बाछों की बारीक झुर्रियां कांपने लगी। और बेटी, जो लड़की जीते जी सब कुछ होते सुहाते भरे पूरे घर में खाने पहनने को तरसती रहे, वह तो मरकर भी भटकेगी ही ना। और नती बुढ़िया ने घुमावदार ढंग से बात शुरू की। भात भात के लोग दुनिया में पड़े हैं बेटी। कई तो बाल बच्चे को खिला पिला कर खुश होते हैं और कई कई कमीने खाते हुए के मुंह का कौर निकाल लेते हैं। अरे पर मैं कहती हूँ, जो बुरे आदमी औलाद को खाने खेलने नहीं देते, वह दिन रात धंधे काहे के लिए पेलते रहते हैं। जो सिर्फ अपना ही पेट भरकर आदमी को सोना है, तो फिर आदमी और कुत्ते बिल्लियों में क्या फर्क हुआ। अब देख, मेरे तो 3 बहुए हैं, कभी कड़वा बोल नहीं बोला, और मैं उन्हें रोकू भी क्यों। आज भी उनका, कल भी उनका, चाहे खाए चाहे लुटाए। हमें तो भैया 2 रोटी खानी है, जब तक दे देंगे, नहीं तो हरिद्वार जाकर बैठ जाऊंगी। मैं तो ये कहती हूँ, बच्चा भाई, जो बुरे माँ बाप ससुरालिए बेट बेटियों से छुपा छुपा कर रखते हैं, अच्छी दरगाह में उन्हें मेले के डगे चुग चुग कर खाने होंगे। हे राम, औलाद से भी दुबात, दुनिया का हाल क्या होगा। अच्छा, जैसी भाई भगवान की मर्जी। दोनों हाथ जोड़कर नंती बुढ़िया ने माथे से लगाए और एक लंबा सांस भरकर उठकर खड़ी हो गई। सावित्री को मालूम नहीं था कि बुढ़िया ने अपनी आंखों से एक बार अपनी वाकचतुरी का प्रभाव उसके चेहरे से पढ़ लिया था और पहले जैसी मदभरी मुस्कान से उसकी गहरी झुर्रियां कांप रही थी। अरे अम्मा, बैठो ना, पल दो पल रोटी खाकर जाना, बस जीती रहे तेरे भाई, जिए माँ बाप की तरफ ठंडी हवा आए। तेरा ही खा रही हूँ बच्ची, चलती हूँ। बहुए बच्चियां दुखी हो रही हूँ कि बच्चे सारा दिन बिचारियों को सांस कहाँ लेने देते हैं। जाकर खेल में लगाऊंगी, तब रोटी टुकड़े का काम निपटाएगी, और फिर मैं खाली बैठकर क्या बढ़ूंगी बेटा। बच्चे भी मुझसे बहले रहते हैं और मैं भी उनके साथ लगी रहती हूँ। खाली आदमी यूं ही कोड़ी होता है। और हाफते हुए, वैसे ही बोलते हुए नंदी बुढ़िया चली गई। सावित्री उसकी काली धारी वाली हरी घघरी और घिसी हुई पुरानी चुनरी की ओर देखती रही। सावित्री को बुढ़िया सचमुच देवता स्वरूप लगती थी। लोग बुढ़िया की जैसी निंदा करते थे, उसे लगा लतूरी, कलमुही और कलजुगनी कहते थे। ऐसी कई बात सावित्री में उसमें नहीं लगती थी। आजकल कौन सी सास अपनी बहुओं का इस तरह ख्याल रखती है। कौन खाना बनाने के समय बच्चों को बहलाए रखने का फिक्र करती है। सावित्री को अपनी भी तो सास है, अच्छी भली चलती फिरती, फिर भी कभी चारपाई से नीचे पांव नहीं रखती। सारे दिन बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है, और वह भी ऐसे हुक्म देती है मानो सावित्री इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। सब कुछ होते सुहाते उसने कितनी ही बार सावित्री से चक्की पर पसेरी पसेरी अनाज पिसवाया। दिन भर उसे घर की उठाया धरी में ऐसे लगाए रखती है कि सावित्री को तनिक भी कमर सीधी करने की फुर्सत नहीं मिलती। पहले पहर उठकर वह सबसे बाद में सोती है, फिर भी काम है कि खत्म ही नहीं होता। अगर कहीं सावित्री जरा सी देर का पीढ़ी बिछाकर बैठ जाती है, तो उसकी सास रानी टेढ़े मेढ़े ढंगों से कुछ कह कहा कर उसे उठा देती है। घरों के काम कभी खत्म होते हैं? अरे भैया, औरत के तो इतने काम हैं जितने उसके सिर के बाल। एक एक बिनने लगे तो खत्म होते ही नहीं होंगे। जब से सावित्री इस घर में आई थी, वह कभी फुर्सत से नहाई भी नहीं थी। अपनी कमल पंखुड़ी जैसी बड़ी बड़ी आंखों में सुरमा डालकर नहीं देखा था उसने। अपने लंबे मुलायम बाल कभी तबीयत से बनाए नहीं थे, और फिर बनाती भी किसके लिए। कभी कभी सावित्री सोचती, वह भी तो इन्हीं माँ बाप का बेटा है, इसी घर का जन्मा पला। और यह घर ना जाने कैसा घर है, जहाँ काम के सिवाय और कोई बात किसी को सूझती ही नहीं। सब के सब सिर्फ काम की बातें ही करते हैं। आज तक सावित्री की समझ में यह भी नहीं आया कि यह घर है या दुकान, जहाँ आधी आधी रात तक उसका ससुर और उसका पति मूलचंद, यह नाम भी मूल ब्यास शब्द जैसा लगता है। पति का नाम मूलचंद दिया जलाकर मैले से पन्नों पर अक्षर लिखते रहते हैं। वह मेले तपड़ों पर चुपचाप भैया के ढेर के बीच बैठे हुए ऐसे लगते हैं मानो धर्मराज के बाईं और लेखा जोखा करने वाले यम बैठे हों।
अनेक बार इस तरह उकड़ू बैठे कीड़ा जैसे अक्षरों से आंखें जोड़े दोनों पिता पुत्र की आकृतियां सावित्री को अत्यंत भयावनी लगती और सचमुच ही वह डर जाती और रात्रि में उसको भयानक स्वप्न भी आते। घर कहीं ऐसे हुआ करते हैं, सावित्री सोचती। उसके माता पिता का भी तो घर था, खुला आंगन, पीछे खुले हुए कोठे जिनमें कपड़े लत्ते, संदूक, ट्रंक और बर्तन पड़े रहते। पर यहाँ चार चारपाइयों का आंगन और पिछले और तंग दरवाजों वाली चार अंधेरी कोठरियां जो बोरियां, पीपा, खाली डिब्बों और चाय की बड़ी पेटियों से अटी हुई थी। छतों में चमगादड़ और नीचे छुइया। कोठरियों के चारों दरवाजे खुले होते तो सावित्री को दुकान के पर बैठे हुए आदमी उन चील कौवों जैसे दिखाई देते जो वह छोटी सी पीतल की फुकनी में से एक आंख से गली के सिर पर शाहजी की 3 मंजिली हवेली की ममटिया पर बैठे देखा करती थी। आंगन की दूसरी ओर इन्हीं कोठरियों जैसी चारपाइयां रखी थी, ड्योड़ी जिसका एक दरवाजा गली में खुलता था और दूसरा आंगन की बाई दीवार के पास। आंगन में चलते फिरते उसे गली में आता जाता कोई आदमी दिखाई नहीं दे सकता था। ड्योड़ी में दिन भर उसकी सास चारपाई बिछाकर पड़ी रहती, जैसे उसकी चौकीदारी कर रही हो। जब कहीं दूसरी ओर की काल कोठरियों के दरवाजे बंद होते तो यह अंधेरा, तब आंगन उसे सचमुच एक जेल के समान लगता। कभी कभी वह डरकर छत पर इन्हीं कोठरियों जैसे कच्चे तंग चौबारे में जाकर बैठ जाती। इस चौबारे में उसे सामने के घरों की छतें और ऊंची हवेलियां दिख जाती थी। सामने के एक चौबारे की खिड़की में हमेशा किताब पढ़ता हुआ एक लड़का दिखाई देता। ना जाने जब भी वह ऊपर जाती थी तब या हर समय ही उसके हाथ में तो किताब होती और वह उधर ही देखता रहता। सावित्री कुछ समय तक तो उसकी ओर देखती रहती। उधर वह लड़का किताब को यूं ही उल्टी सीधी करता, पन्ने उलटता पलटता रहता। ऐसे करते हुए उसे अच्छा लगता, पर जरा देर ही सावित्री को लगता जैसे फिर वह फुकनी में चील कौवे देखने लगी। उसे अपनी आंखें थकी हुई लगती और जल्दी जल्दी दूर तक फैली हुई फटी पुरानी छतों और चौबारों की ओर ऐसे देखने लगती जैसे नई नई पिंजरे में बंद कोई कबूतरी उड़ जाने के डर से मालिक से उसकी टांग में डोरी बांधी हो और वह ना जाने कब से उस डोरी को खींच ले। ऐ बहू, क्या कर रही है भाई? सावित्री का डर उसके आगे आ जाता, डोर खींच जाती। वह सास के पता लगे बिना तीसरी आवाज से पहले ही दबे पांव नीचे उतर आती, पर आंगन में पहुंचने तक उसका सांस चढ़ जाता, दम घुटने लगता और आंखों के आगे धुएं जैसा कुछ फैल जाता है। ऐसे घर में कोई कब तक रह सकता है, सावित्री सोचती, और उसे लगता वह इस घर में अधिक समय तक नहीं रह सकेगी। पर आज की बात तो और थी। उसकी सास और ससुर आज सवेरे हरिद्वार नहाने गए थे। उसके और उसके पति के अलावा घर में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। यही घर आज जैसे उसे खुला खुला लगने लगा था। बुढ़िया नंदी भी आज उसके पास स्वयं आ गई। सावित्री की सास के होते हुए रूखे और तेज स्वभाव के कारण कोई औरत कभी कभारी उनके घर आती थी और कभी आ भी जाती तो सास से ही बातें करके लौट जाती थी। और आज तो सावित्री जैसे घर वाली थी। कुछ तसल्ली से उसने सिर पर चुंडी सीधी की और ड्योड़ी का दरवाजा बंद करके आंगन में आ गई। उसे अपनी चाल भी कुछ अपरिचित सी पर अच्छी अच्छी लग रही थी। आंगन में आकर वह मुड़े पर बैठ गई। काल कोठरियों के सारे दरवाजे खुले थे। उसका मूल ब्याज बहियों के ढेर के बीच धर्मराज के मुंशी की भांति गद्दी पर बैठा आंकड़े लिखे जा रहा था। वह कभी सीधा हो जाता, फिर कभी कुबड़ निकालकर वहीं के पन्ने से आंखें सटाकर लिखने लगता। ऐसे ही जैसे शाहों की हवेली की ममटी पर बैठी हुई चील अपने पंजों में किसी चीज को दबोचे हुए तोड़ मरोड़ कर खा रही हो। सावित्री घुटनों पर ठोड़ी रखे कितनी ही देर तक वहां बैठी उसकी ओर देखती रही, और वह नहीं जानती थी कि उसके होठों पर उतनी देर वही मुस्कान बिखर रही है जिसे देखकर उसकी चाची कहा करती थी, अरे ऐसे मुंह मत बनाया कर, नजर लग जाती है। बैठे बैठे सावित्री ने उंगलियों से अपने दोनों गालों को टटोल कर देखा। गड्ढे पड़े हुए थे। दोनों हाथों की कन उंगलियों के पोर उसने गड्ढों में डाले और धीरे धीरे हंसती हुई वह उठकर आंगन में लगी हुई पहली कोठरी में चली गई। चिकने चौखटे वाले बदमैले शीशे के सामने खड़े होकर डरते डरते उसने उंगलियां हटाई, पर गड्ढे वैसे ही पड़े हुए थे। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ मेरी सफेद कबूतरी, इतनी खीलें ना बखेरा कर, इन्हें आंखों से चुगना पड़ेगा। सावित्री को अपनी चाची की वह आवाज जैसे स्पष्ट सुनाई दी जो उसने अपने मायके में ऐसे ही हंसने पर कई बार सुनी थी। एक क्षण उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके ससुर ने उसे इस तरह हंसते हुए देख लिया।
उसने सिर से ढलकी हुई चुनरी को सवार कर सीधा किया और पीछे हटकर कोठरी के दरवाजे से बाहर की ओर देखा। अभी मूलचंद वैसे ही बैठा हुआ रोकड़ की खतौनी कर रहा था, पर सावित्री का चित्त जैसे ठिकाने ना रहा हो। वह निष्पंस सी होकर चारपाई पर लेट गई और सिर और मुंह चुनरी से लपेट लिया। उसका सिर चक्कर खाने लगा। चारपाई पर मुंह ऊपर करके लेटे हुए छत की शैतारियों की ओर देखने लगी। बारीक चुनरी में से उसे चमगादड़ों की खड्डों में झड़ती हुई मिट्टी अपनी आंखों में पड़ती हुई लगी। सरसों के तेल से दिया से चिकने पड़े हुए आलों की गलघोटू दुर्गंध से उसकी सांस खटनाई से चलने लगी। वह दौड़कर बाहर चली जाए, उसे ऐसा लगा, क्या दुनिया के सब बनियों के घर ऐसे ही होते हैं? तुम एक बार जाकर अपनी आंखों से वह घर तो देख आती। नहीं मेरी बेटी रानी, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था। माँ बाप बेटियों के बैरी तो नहीं होते। तेरे बलवान सजेगा जो, आगे किसी का क्या बस। असल में तो मरने वाली के मरने से 2 बरस पहले से दौड़ भाग कर रहे थे तेरे लिए। तू क्या जाने तेरे पिताजी ने तेरे लिए कौन सा दिल्ली दक्कन कर दिया था बेटी। पर करम बली किसके आगे किसका बस चलता है। मैं अपनी इस बेटी को कोई चांद सा लड़का ढूंढ कर ब्याऊंगा जो दुनिया खड़ी देखती रह जाए। पर विधि माता का लेखा देख, ना तेरी बहन मरती और ना तुझे। और सावित्री की माँ आगे बोल नहीं सकी। जब सावित्री इस पिछली तीज पर अपने मायके गई थी, उसने अपनी माँ के आगे अपना दुखड़ा रोया था, पर लाचार माँ करती क्या। जब उसने सावित्री को विदा किया तब वह कितना रोई, और उसके बाद आज तक वह अपनी इस बेटी के दुख के कारण आधी रह गई। यूं तो सावित्री के पिता से डरते हुए उसने कभी मुंह से उफ तक नहीं की, फिर भी जब कभी उसका मन व्याकुल होता तो वह उससे लड़ पड़ती। अरे चूल्हे में गई ऐसी इज्जत आबरू, तुमने मेरी सोने जैसी बेटी को कुएं में धकेल दिया। पहले तो बेचारी कजवाली थी, उसे तो कोई लेता नहीं था, इसे तुमने कुएं में क्यों धक्का दिया। धन्नामल स्वयं यूं महसूस करता है जैसे उसने कोई बड़ा पाप कर दिया हो, पर जब सावित्री की माँ उससे बेबसी की परवाह ना करते हुए ऐसे जली कटी सुनाती तो उसे सहन नहीं होता। गुस्से में आकर वह भी गम हो जाता। तेरे इन डाकू बनियों के मगरमच्छ जैसे बड़े बड़े मुंह है, जिसका कोई बेवकूफ सा बेटा भी 4 अक्षर पढ़ जाता है तो 20,000 नगद मांग लेता है। नून तेल में तो दमड़ी दमड़ी बचाकर मैं किस तरह करज की पेटियां भरूं। अभी तो 3 छोटी बेटियां और बड़ी हो रही हैं, उन्हें भी तो विदा करना है या नहीं। सारी जमा पूंजी अगर एक ही पर लुटा बैठता तो बता बता उन्हें किस कुएं में धक्का देता। फिर जो घर आए को जवाब देता, सारी बिरादरी मुझ पर उंगलियां उठाती, फिर तू ही तो इसी मुंह से कहती कि मुझसे बदनामी सही नहीं चाहती। दोनों जानते थे कि दोष किसी का नहीं था। अपनी बिरादरी के रिवाजों के अधीन ही उन्होंने सावित्री का रिश्ता किया था। अपनी बड़ी बेटी कल्लो, जिसकी एक आंख छोटी उम्र में माता के कारण जाती रही, 30 तोले सोना और 4,000 नकद देने का इकरार करके उन्होंने इसी घर में ब्याही थी। पर अभी उसे ब्याह के 2 बरस भी पूरे नहीं हुए कि किसी रोग से अचानक मर गई। उसकी बिरादरी के बड़े बुजुर्गों ने कह कहाकर धन्नो का सावित्री का रिश्ता करने के लिए तैयार कर लिया। साथ ही यह समझा दिया कि सदा से तो यही रीत चली आई है, कोई नई बात थोड़ी ही है। अगर वह ना करते तो सब रिश्तेदारों में और बिरादरी में चर्चा होती। जो फटकार धिक्कार देखने सुनने वाले करते, फालतू की यही सब सोचकर धन्नामल ने मूलचंद के साथ सावित्री का रिश्ता पक्का कर दिया। कुएं में गिरती तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे रिश्तेदार, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और सावित्री की माँ, इस बात का उसकी माँ के पास पछतावे के आंसुओं के सिवा कोई जवाब नहीं था। पछतावे के आंसुओं से बढ़कर अर्थहीन चीज शायद दुनिया में और कोई नहीं। सावित्री सोचती और आंखें पहुंचकर उठ खड़ी हो जाती। अब जब भी उसकी अपनी आंखें गीली लगी होती तो वह उठकर बैठ जाती। बैठे बैठे उसने जोर लगाकर मुस्कुराने का जतन किया और पहले की तरह ही दोनों उंगलियां गालों में घुमा दी। सामने टंगे हुए पुराने छाछ की ओर देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बड़े से शीशे में अपना मुंह देख रही हो, और उसे अपनी मुस्कान ऐसी अजीब लगी कि उसे सचमुच हंसी आ गई। अरे मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें। भिड़े हुए दरवाजे से अपनी घिसी हुई ऐनक संभालते हुए मूलचंद जब आगे आया तो सावित्री सहमकर चुप हो गई। दूसरे ही पल सावित्री को मूलचंद ऐसा लगा जैसे वह उसका पति नहीं कुछ और हो। कुछ और क्या, उसने सोचा, और फिर वह पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगी। उसे वह मिट्टी के उस बूढ़े जैसा लगा जो किसी बड़े शहर में शीशे की एक बहुत बड़ी अलमारी में देखा था। उसने एक छोटी सी धोती पहनी थी, हाथ में लाठी लिए कुबड़ा सा पोपले मुंह से मुस्कुरा रहा था।
अरे पता नहीं क्या हो गया आज इसको, पागल हुई जा रही है, हंसे जा रही है। मूलचंद ने अपने अगले छिदे दांत निपोड़कर नकली हंसी हंसते हुए कहा। पर सावित्री ने उसकी बनी परौनियों की आंखों की ओर देखा तो उसे मतली सी आने लगी। पर सचमुच उसे आज कुछ जरूर हो गया। वह मूलचंद के मुंह की ओर देखकर पागलों की तरह हंसे जा रही थी। अरे क्या हुआ है? मूलचंद ने तीसरी बार कुछ डरी हुई आवाज में पूछा। कुछ नहीं। सावित्री ने हंसी रोककर मुस्कुराते हुए बेझिझक मूलचंद की बाह पकड़ ली। अरे तुम मेरे पास बैठ जाओ। मूलचंद की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सावित्री के चेहरे की ओर और उसके दोनों गालों के गड्ढों की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए हौले से चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। पर उसे लगा उसकी ऐनक बहुत मैली हो गई और उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। देखो देखो मेरे गालों में गड्ढे पड़ते हैं। सावित्री ने वैसे ही मुस्कुराते हुए मूलचंद की ऐनक में से सीधे उसकी आंखों में देखते हुए अपने दाहिने गाल के कानी उंगली से छूकर और इतने सीधे शब्दों में पूछा कि मूलचंद ने शर्माकर आंखें झुका ली और काफी समय तक वह कुछ बोल नहीं सका। अरे बताओ भी, तुम तो लड़कियों की तरह शर्माती हो। और सावित्री ठहाका मारकर हंस गई। हाँ हाँ पढ़ते हैं। मूलचंद ने आंखें झुकाए हुए कहा। सुंदर लगते हैं ना? मूलचंद का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने सावित्री के हाथ से जल्दी से अपनी बाह छुड़ाकर उठकर बौखलाई हुई आंखों से तंग कोठरी के दरवाजे में से दुकान की ओर देखने लगा और फिर लड़कियों की तरह शर्माते हुए उसने एक चोर नजर से सावित्री को देखा और आंखें झुकाकर बोला। दुकान सुनी पड़ी है, कोई आ जाए तो? अरे कोई नहीं आता, तुम जरा सी देर बैठ जाओ ना। सावित्री ने फिर उसकी बाह पकड़कर खींच ली। अच्छा ठहरो, आज तुम्हें हुआ क्या है पगली कहीं? जरा सा मुस्कुराते हुए अपनी बाह छुड़ाकर उसने कहा, मैं ड्योढ़ी का दरवाजा देखकर आऊं तो जरा। अपना आधा गंजा सिर खुजाते हुए वह तेजी से गली में खुलने वाली ड्योढ़ी की ओर चला गया और वह दरवाजे का कुंडा लगाकर वापस आया तो उसका चेहरा डर और गुस्से से घिनौना बना हुआ था और सावित्री का उसे देखने को जी न के। पगली हो तो? उसके पास आकर मूलचंद ने कहा, आज तेरी घर संभालने की जिम्मेदारी है और तूने सारे दरवाजे चौपट खोल रखे हैं। अगर कोई आदमी अंदर छिपकर बैठ जाए तो? सावित्री के गालों में गड्ढे भर गए। उसकी कमल पंखुड़ी जैसी बड़ी बड़ी काली आंखों के दोनों ओर थोड़ी सी लाली आ गई। जरा सी देर में वह मूलचंद के कीड़े खाए दांतों की ओर देखती रही और फिर बहुत अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, आदमी यहाँ से क्या लेकर के जाएगा? मूलचंद को लगा जैसे सावित्री ने यह जवाब देकर बहुत बड़ी गुस्ताखी की। गुस्से से वह कांपने लगा। अरे क्या बक रही है? इसने रौबीले स्वर में कहा। पर सावित्री का चेहरा उस ऊपरी मुस्कान के कारण पहचान में ही नहीं आ रहा था। तूने आज भंग तो नहीं पी ली? मूलचंद और जोर से बोला। इस घर में तो चूहे झूठन को तरसते हैं, मुझे भांग कहाँ मिलेगी? घर लखपतियों का है क्या? तेरे बाप माँ बाप का? माँ बाप की तरह धेले धेले के पर तेल बेचने वाले का नहीं है यह घर। तुम्हारे लाखों का और लाखों के पतियों की कोई हथेली पर रखकर चाटेगा क्या? तेरा दिमाग ठिकाने तो है आज? अरे मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ। सावित्री अभी भी वैसे ही मुस्कुराई जा रही थी। तुम्हारा खानदान ही सारा कंजरों का खानदान है बस। अब गुस्से से मूलचंद से वह खड़ा न रह गया। वह सावित्री की और कोई बात सुने बिना काल कोठरी के छोटे दरवाजे में से झुककर दुकान के अंदर चला गया और दुकान में घुसते समय उसने आखिरी काल कोठरी का दरवाजा बंद कर लिया। सावित्री ने उसे इस तरह जाते देखकर एक और ठाका मारा, फिर चुनरी से मुंह सिर लपेटकर पड़ गई। शाम तक ना मूलचंद घर आया ना सावित्री चारपाई से उठी। उसके सिर को नींद किसी घुमड़ चढ़ रही थी। निडाल होकर वह नीम बेहोशी में पड़ी रही। जब सावित्री चारपाई से उठी तो उसे ऐसा लगा कि वह किसी पराये घर में फिर रही हो। खाना बनाने का समय था, ना उसे बताने वाला टोकरी थी मिली, ना दाल की पतीली। चूल्हा हरा मुड़ा सब ऐसे लगते थे जैसे उन्हें कभी पहले देखा ही ना हो। ऐसी ही बेसुध सी वह चलती फिरती रही। आज उसने ना जाने कब और कैसे रोटी टुकड़े का काम निपटा लिया। रोटियों वाली टोकरी आगे रखकर वह दीवार से लगाकर चुपचाप बैठी ड्योढ़ी के दरवाजे की ओर देखने लगी। उसे लगा एक बार भ्रम हुआ जैसे ड्योढ़ी का दरवाजा बुढ़िया नंदी ने खटखटाया हो, पर उससे उठकर खोला न गया। उठने की हिम्मत ही न पड़ी। अरे ला खाना ले आ। यह आवाज सावित्री ने सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो धुंधली रोशनी में मूलचंद का चेहरा उसे अपरिचित और डरावना सा लगा। सावित्री ने चुपचाप खाना परोसकर उसके आगे रख दिया। वैसे ही चुपचाप मूलचंद ने खा लिया। आज भी दुकान में सोना है? खाना खाकर मूलचंद हाथ धोने चला गया। तब सावित्री ने अनायास पूछ लिया, दुकान सूनी है? मूलचंद जैसे
आया था वैसे ही दुकान को लौट गया। सावित्री सारे बर्तन जगह जगह पड़े छोड़कर चारपाई पर पड़ गई। कार्तिक की हल्की हल्की सर्दी, बेशुमार खिले हुए तारों से भरी हुई रात में सावित्री ऊपर को मुंह किए चारपाई पर इस काल कोठरी जैसे आंगन में बिल्कुल अकेली पड़ी रही। उस गहरे नीले आकाश में जड़े हुए तारे तन आंगन की दीवार की मुंडेरों के साथ लगे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने शीशा तोड़कर बिखेर दिया। इसके बाद सावित्री की नंती बुढ़िया की बातें याद आने लगी। जो जवान बेटा बेटी खाने पहनने को तरसता हुआ मर जाए, उसका ध्यान पीछे छोड़े हुए घर में अटका रहता है। सावित्री को डर लगने लगा। माता के दागों से भरा एक आंख से खाली अपनी बहन कल्लो का चेहरा उसे दिखाई दिया और ढेर सारे तारे माता के दाग जैसे दिखाई देने लगे। अगली सवेरे सावित्री को ना जाने क्या हो गया, वह गुमसुम होकर पड़ी रही। ना बोलती थी, ना हिलती थी, ना कुछ खाती थी, ना पीती थी। पथराई हुई आंखों से एक टक छत की ओर देखती रहती। फिर 4 दिन और ऐसे ही पड़ी रही। उसकी सास और ससुर हरिद्वार से लौट आए थे। ससुर ने उसकी हालत देखकर ओझा से प्रश्न बुझाया। ओझा ने बताया कि उसकी बड़ी बहन की पकड़ हो गई है। ओझा ने झाड़ फूक की, पर चीज की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ओझा का बस न चला। 5वें दिन सावित्री की माँ भी आ गई। उसने झंझोड़ झंझोड़ कर सावित्री को पुकारा। सावित्री ने माँ के मुंह को दोनों हाथों से टटोला और आंखें झपकने लगी। माँ! जब उसके मुंह से आवाज निकली तो दहाड़ मारकर उससे लिपट गई। पर सावित्री की आंखें फिर वैसी की वैसे ही ठहर गई। देखते देखते वह ऐसे बोलने लगी जैसे काठ की गुड़िया मुंह हिला रही हो। आंखें उसकी वैसे ही रही बेहरकत। माँ, माँ, मैं तेरी कल्लो हूँ, पर तूने मेरी माँ इस बहन को क्यों कसाईयों के हाथों दे दिया? मैं पहले कौन सा स्वर्ग भोग कर गई थी। इन तेरे समधियों ने ना मुझे जीते जी पेट भर रोटी दी, ना चारपाई पर पड़ी हुई कि 2 पैसे की दवा ला कर दी। और तूने माँ क्या देखा था? आग लगानी थी किसी को इनके आगे, जो सावित्री को भी दे दिया। इस क्षण और सावित्री की जीभ बंद हो गई। आंखें सूखी की सूखी और वैसे ही पत्थर की डली की तरह टिकी हुई छत की ओर देखती रही। और अगले दिन सावित्री पूरी हो गई। जब नहला धुलाकर रेशमी सूट पहनाकर औरतों ने उसे अर्थी पर रखा, तो उसका ससुर भीतर से हाथ में कटोरी लिए आंगन में आकर उसकी अर्थी के पास खड़ा हो गया। कटोरी में से पिसे हुए नीले तोते की चुटकियों पर उसने सावित्री की कमल पंखुड़ी जैसी बड़ी बड़ी काली आंखों में डाल दी। अब अपनी बहन की तरह पीछे निगाह मत रखियो, हमारी जड़ भी लग लेने दो। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो तुम दोनों? और देखते देखते सावित्री की 5 दिने की सूखी आंखों के तिरछे किनारों में से पानी रिस उठा।